गुड इवनिंग सर। Good afternoon. Feroz Alam, जी सर। please be seated. थैंक यू सर। So Feroz, tell us about yourself first. सर मेरा नाम फिरोज आलम है। मैं यूपी के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर वर्ष 2010 में मैं दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल लगा और दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल के रूप में अब तक कार्यरत हूँ। दिल्ली पुलिस में रहते हुए सर मैंने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी। सर ये मेरा बात। Okay. Tell us also about your strengths and weaknesses. सर स्ट्रेंथ मेरी ये है कि मैं थोड़ा सहिष्णु हूँ और जैसा मेरे फैमिली वाले बताते हैं, फ्रेंड्स बताते हैं, थोड़ा एनर्जेटिक भी हूँ। वीकनेस सर ये है कि कभी कभी थोड़ा डिसीजन में जल्दबाजी कर जाता हूँ लेने में और थोड़ा ओवर सेंसिटिव हो जाता हूँ। हालांकि मैं अपनी वीकनेस पे सर काम कर रहा हूँ धीरे धीरे। So you tell us why you should be considered for selection. You convince the board that you are the right person for the job. जी सर, पहली चीज़ तो यही है कि अगर मैंने यहाँ तक की ये प्रक्रिया पूरी करी है, एक तो पैमाना यही हो जाता है सर कि मेरे को। दूसरा सर एक ये भी है कि जो सिविल सर्विस के लिए वैल्यूज़ होती हैं, स्पेशली इंटेग्रिटी की या सिंपैथी की टुवर्ड द वीकर सेक्शन, सर मुझे लगता है कि वो भी मेरे अंदर हैं। और सर बाकी जो कैंडिडेट आपको बेहतर लगे सर उसको चुनोगे आप। So can we say Hindi is a राष्ट्रभाषा? जी हालांकि हिंदी एकमात्र राष्ट्रभाषा नहीं है सर। 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं सभी राष्ट्रभाषाएं हैं, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा एकमात्र रूप से दे देना चाहिए सर। जैसे राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, लेकिन अन्य खेल भी राष्ट्रीय खेल है, मतलब राष्ट्र विरोधी नहीं है वो, केवल सांकेतिक रूप में हमने हॉकी को राष्ट्रीय खेल चुन रखा है। इसी प्रकार हम अगर हिंदी को एक सम्मानित दर्जा दे देते हैं तो सर अन्य जो भाषाएं वो भी हमारे देश की हैं निश्चित रूप से। And what about राजभाषा? सर राजभाषा राज्य द्वारा प्राधिकृत भाषा होती है ऑफिशियल वर्किंग करने के लिए। Okay, I have only one question to ask you. Do you think that farmers' loan should be waived off? सर इसमें कुछ कंडीशंस हमें देखनी चाहिए। जैसे पूर्व आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन ने बोला था कि हमें फार्मर्स लोन्स को एक साथ माफ़ नहीं करना चाहिए, स्पेशल कुछ कंडीशंस हमें देखनी चाहिए। माफ़ करने से प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो लोन चुका सकते हैं सर वो भी अनिच्छुकता व्यक्त कर रहे हैं चुकाने। उनको पता है कि अगले इलेक्शन आएंगे तो हमारा माफ़ हो जाएगा। दूसरा इससे सर एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो बैंक हैं वो भी अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं फार्मर्स को लोन देने में, क्योंकि वो एनपीए जुड़ जा रहे हैं उनका। इसमें सर कंडीशन ये रख सकते हैं कि जो अपना लोन चुकाने में समर्थ हैं हम उनको इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ इंटरेस्ट में उनको 1-2% के इंसेंटिव देते हैं, क्योंकि वो अपना लोन समय पर चुका रहे हैं। बाकी पूर्णतः माफ़ करना सर मैं इसके पक्ष। और जो समर्थ नहीं है उनके क्या करना चाहिए? जो समर्थ नहीं है सर उनके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए जा सकते हैं कि सचेत जैसे सर ये देख सकते हैं कि जो किस कारण से वो नहीं चुका रहे हैं। अगर उनकी फसल बर्बाद हो गई है, कोई डिजास्टर ऐसा आ गया है तो निश्चित रूप से सर उनका माफ कर देना चाहिए। आपके पिताजी सोशल वर्क में इन्वॉल्व हैं, तो आपके घर का या आपकी जो पालन पोषण का जो खर्च था वो कैसे मतलब कि मेंटेन हुआ? जी सर, मेरे फादर अभी पिछले करीबन 5-7 साल से सोशल वर्क करते हैं। इससे पहले सर वो स्क्रैप का कबाड़ काम करते थे। जब से मैं दिल्ली पुलिस में लगा हूँ, बड़े वाले भाई मेरा असिस्टेंट कमांडेंट है। अच्छा। तो उसके बाद वो सोशल बाद जरूरत नहीं, उसके बाद एक्टिविटी में शामिल है। हिंदी लिटरेचर आपका विषय है जी। कौन सा साहित्यकार आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? सर प्रेमचंद। क्यों? सर जो वंचित वर्गों के प्रति जो उन्होंने संवेदना दिखाई है सर, स्पेशली दलितों के, महिलाओं के, बच्चों के, बुजुर्गों के, सर ऐसी संवेदना सिर्फ नागार्जुन और कबीर में ही देखने को मिलती है। तो सर इसलिए भी मुझे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि दलित लेखन जो है वो सिर्फ दलित वर्ग से शामिल व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर कोई ऐसा है जो सवर्ण वर्ग से है और दलित चेतना पर लिख रहा है तो क्या उसे इस पर अधिकार नहीं है? क्या विचार है आपका? नहीं सर, निश्चित रूप से जो दलित लेखक हैं सर वही एक तर्क देते हैं। अच्छा। कि जो संवेदना है वो समवेदना का स्थान नहीं ले सकती। मतलब जो दलितों ने भोगा है उसको असलियत में वही ज्यादा बेहतर से समझ सकते हैं, इसलिए वो दलितों द्वारा रचित साहित्य को ही असली साहित्य मानते हैं। जहां तक सर सेकंड क्वेश्चन की बात है कि अन्य व्यक्ति भी हैं, निश्चित रूप से सर प्रेमचंद भी हैं जिन्होंने दलितों के काफी लिखा है। अपना कफन से लेकर उपन्यासों में भी जिक्र करा है उन्होंने। सेकंड सर नागार्जुन ने भी काफी लिखा है दलितों को लेकर। अच्छा, क्या वजह है कि स्वतंत्रता के समय में जब साहित्यकार कोई बात लिखता था
तो वो एक मास अपील होती थी, लोग सड़कों पे आ जाते थे। वर्तमान समय में साहित्यकार अगर अपील क्या, मुझे लगता है कुछ भी अपील करे या और भी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साहित्यकार की समाज पर वैसी पकड़ नहीं रह गई, जिसकी क्या वजह है? निश्चित रूप से सर, इस समय एक बड़ी वजह तो यह है कि साहित्यकार का जो उद्देश्य है सर, वो यश और धन की प्राप्ति करना हो गया है। अच्छा। अधिकांश रूप में ऐसा देखा जा रहा है। मतलब अच्छा। तो जनता जो है वो समझती है इस चीज को कि पॉलिटिकल थोड़ा झुकाव होता है आज के टाइम में जो साहित्यकार होते हैं। अच्छा। अगर वो आह्वान भी करते हैं कि पर्टिकुलर किसी इश्यूज को लेके जनता से, तो जनता सर उसको पॉलिटिकल नजरिए से उसको देखती है, इसलिए सर सब लोग नहीं आ पाते। जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था सर, लक्ष्य मात्र एक था। मतलब ये साहित्यकारों में आ गई कमी है। हाँ सर, मैं जिसने कि आज के समय में साहित्यकारों की पकड़ को कमजोर कर दिया है। समकालीन साहित्य के बारे में कुछ बताएंगे, कौन लोग लिख रहे हैं इस समय? समकालीन साहित्य से एक तो अपने नीलोत्पल सर ही है, सेकंड सर आरिफ मोहम्मद है, एक सर नीलाक्षी है उनका नाम सर। कुछ ये साहित्यकार हैं जो इस समय लिख रहे हैं। कबीर पर लिखी कोई 3 पुस्तकों के नाम आप बताएं। सॉरी सर, इस समय याद नहीं आ रहा है। ठीक है सर। तो मिस्टर फिरोज, आप दिल्ली पुलिस में तो रहे और अभी भी हैं आप एज ए सबसे लोअर लेवल की हायरार्की मानी जाती है पुलिस सर्विस में जी। आप वहाँ हैं। आप अगर इस सर्विस इसमें आते हैं, और गुड लक आपको अभी से ही, या अगर आप आते हैं तो आईएएस या आईपीएस, ये आपकी 2 प्रायोरिटीज हैं। तो मैं आपको आईपीएस के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आप पुलिस से रिलेटेड हैं, पुलिस में है अभी। एक अभी बहुत न्यूज़ में आई दिल्ली में, ये कोई बाग है, नाम बता पाएंगे? शाहीन बाग सर। शाहीन बाग, अच्छा ये नाम था। तो वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरने पे बैठे थे। तो आप उसको, एक डीसीपी हैं उस एरिया के, तो उसको कैसे हटाते आप? अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि उसको हटाना है, समस्या भी नहीं होनी चाहिए लेकिन लोगों को हटा भी लेनी है, तो आप क्या अपना एक्ट करते हैं उसमें, रोल प्ले करते, कैसे करते? सर मैं ग्रेजुअली इसमें काम करता। पहली बात तो निश्चित रूप से मैं जनता से अपील करता, और जैसे इस समय हमारे डीसी साहब ने करी भी थी कि जो स्कूल के चिल्ड्रंस हैं ट्रैफिक की वजह से परेशान हो रहे हैं, व्यापारी परेशान हो रहे हैं, एक तो मैं अपील करता। सेकंड सर स्टेप मैं ये भी उठा सकता था कि अगर वो मेरी अपील को नहीं मानते और हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वाटर कैनन का यूज़ कर सकते थे, आंसू गैस के गोलों का यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली क्योंकि वहाँ पे महिलाएं बच्चे हैं, तो हार्ड स्टेप भी नहीं उठा सकते बहुत ज़्यादा कि हम लाठी चार्ज कर दें या और एक्सट्रीम स्टेप उठाएं। तो सर मेरे पास सिर्फ एक ही चारा होता अगर मैं वहाँ डीसीपी होता कि उनसे लाइटली या पोलाइटली मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता था। अगर वो नहीं हटते तो सर, लेकिन हटाना ही है। हाँ, हटाना ही है तो सिर्फ ग्रेजुअली सर बल का प्रयोग करता। पहले अपील, फिर थोड़ा सा लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले, और अगर फिर मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेता। अगर हटाना ही है, गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं कि हटाना ही है, तो सर निश्चित रूप से। तो इससे किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता होती है आपको? बिल्कुल, अगर सर मैं डीसीपी हूँ तो मुझे अपने सीपी साहब को भी परमिशन की ज़रूरत थी, या अपने जो जॉइंट सीपी साहब हैं उनसे भी परमिशन की ज़रूरत थी। ओके। दिल्ली में पुलिसिंग के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं? जी 5 चैलेंज को बता दीजिए। जी सर, पहला चैलेंज तो दिल्ली पुलिस के लिए ये है कि यहाँ पर जो अननोन पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं। जैसे मेरी ड्यूटी मान लें चांदनी चौक के किसी पिकेट पर लग रही है, तो फैमिलियर लोग कम होते हैं, बाहर से आने वाले जाने वाले लोग होते हैं। तो पहली चैलेंज ये आता है कि हम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वाले व्यक्ति को आसानी से पहचान नहीं पाते। दूसरा सर प्रॉब्लम यह है कि जो महिला पुलिस है दिल्ली में केवल 11% है सर। तो जब महिलाओं के केस आते हैं स्पेशली, तो वीमेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं मिल पाती इजीली। थर्ड चैलेंज सर थोड़ा लॉजिस्टिक भी है कि ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं करा जा रहा है अभी। वो ट्रेनिंग जो 1990 या 2000 के आसपास होती थी, उसी ट्रेनिंग को अभी भी हम लेके चल रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ट्रेनिंग में। फिफ्थ सर, दिल्ली पुलिस की जो 25% स्ट्रेंथ है सर, वो सिक्योरिटी में लगी हुई है। तो दिल्ली पुलिस में बताया जा रहा है, अभी माननीय होम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली पुलिस की स्ट्रेंथ बनाने की जरूरत है।
तो सर अंडर स्टाफ है दिल्ली पुलिस। और सेकंड फिफ्थ सर जो आईओज होते हैं हमारे, वही सर लॉ एंड ऑर्डर को भी देखते हैं। तो सर ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो लॉ एंड ऑर्डर को देख रहा है वही इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है। तो सर इसका क्या यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स जो हुई थी गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी वो लागू है? सॉरी सर इस बारे में बता दें। अच्छा, तो अपने पूरे देश में एक बहुत बड़ी चैलेंज है, इंटरनल सिक्योरिटी की चैलेंज है। तो कौन से 2 चैलेंजेस सबसे ज़्यादा है जिससे कि पूरा देश जूझ रहा है? 2 चैलेंज बता दीजिए। बिल्कुल सर, एक तो सांप्रदायिकता का है और दूसरा सर टेररिस्ट का है। ये 2 चैलेंज मैं इस समय, और जो सर टेररिस्ट की आपने बात किया, टेररिस्ट अपने यहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज है? सर इंटरनल सिक्योरिटी का भी कह सकते हैं कि कश्मीर भी हमारा ही पार्ट है, जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे सर बड़ी समस्या तो है। ये किन किन एरिया में आपको लग रहा है कि भारत के किन किन क्षेत्र में है ये आपके साथ ये प्रॉब्लम? जी, निश्चित रूप से सर कश्मीर में तो है और नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ देखने को मिलती है। और सर स्लीपर सेल जो हैं, जो छुपके काम करते हैं सर, वो केरल में हो, तमिलनाडु, अधिकतर स्टेट्स में सर उनको पकड़ा जा रहा है। सबसे ज़्यादा तो स्लीपर सेल की बात किया जाए तो दिल्ली में ही होगा। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। कोई ऐसा केस आपके पास है जिसमें आपने वैसे स्लीपर सेल को चेस किया हो सर्विस में रहते हुए अभी? सॉरी। ओह, थैंक यू। So, brother, I'm talking about CAA. What is wrong in this? सर जो CAA है सर, जहाँ तक मेरे विचार की बात है सर, तो मुझे तो ये कानून सही लग रहा है सर, क्योंकि विवेकानंद जी ने भी बोला था कि जो भी किसी रूप से अगर सताए हुए व्यक्ति हैं धर्म के नाम पर, उनको सर भारत को शरण पहले से देता हुआ है, देनी चाहिए। What went wrong then? हाँ, रॉन्ग सर इसमें सिर्फ ये है कि इसमें सिर्फ एक कम्युनिटी को, स्पेशली जो रिलीजन है मुस्लिम्स को छोड़ा गया है, बाकी सबको सर इसमें शामिल करा गया है। तो थोड़ा सा लोग जो विरोध कर रहे हैं वो इस चीज़ के लेकर कर रहे हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्म के आधार पर नागरिकता का क्राइटेरिया यहाँ पर तय करा जाए। अगर मैं ये कहूँ कि इसमें केवल एक गलती, जो ये कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से और कुछ खोल दिए गए रिलीजन, हिंदू, पारसी और बौद्ध, जैन, ये सब, सिख, अगर उसकी जगह हम केवल अगर अल्पसंख्यक, प्रताड़ित अल्पसंख्यक लिखते तो क्या ये विवाद नहीं उठता? निश्चित रूप से सर जब भी उठता, क्योंकि हम इनडायरेक्ट वे से अगर सिर्फ अल्पसंख्यक ही कहते तो सबको पता है सर बहुसंख्यक वहाँ पर मुस्लिम्स हैं। सो ये गड़बड़ कहाँ पे है? क्या जो इतनी मेजॉरिटी से सरकार जीती है, लोगों का ट्रस्ट नहीं रहा? एक तरफ एक हमारा देश एक अजीब से लोकतांत्रिक संक्रमण से गुजर रहा है। एक सरकार जो इतनी मेजॉरिटी से चुनी जाती है, लेकिन जब वो डिसीजन लाती है तो हर जगह किसी न किसी मुद्दे पे अनरेस्ट होता है। दूसरी चीज क्या है कि ऐसे कानून जिसकी व्याख्या अभी संविधान, ऑब्वियसली अगर संविधान परक नहीं है तो हम संविधान के उसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीजों को लेकर सड़क पे उतरना, बार बार हर बात पे विरोध करना, आपको नहीं लगता कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है या जो हमारा लोकतंत्र का जो स्ट्रक्चर है उसको आने वाले समय में बहुत दुष्प्रभावित करेगा? जी सर, इसी पे अभी पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि लोकतंत्र जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं सर, ये चुनौती नहीं सर, इससे हमारा जो लोकतंत्र है और ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि जो युवा हैं और आने वाली पीढ़ी है सर स्पेशली, वो काफ़ी जागरूक हो रहे हैं सर अपने राइट्स को लेके। और अगर कहीं पे भी पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे शाहीन बाग हो, कहीं भी हो, तो सर वो डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा। हाँ, जहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं सर, वो निश्चित रूप से खतरा है। आपने अरब स्प्रिंग सुना था? जी, कुछ ऐसे ही हालात वहां थे हर बात पे, और वो जब स्प्रिंग हुआ आज तक पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है, अरब जल रहा है। इन द सेम सेंस इंडिया में क्या ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं? हर बात पे अगर इस तरह से अनरेस्ट होगा, वी आर लुकिंग फॉर न्यू इंडिया, योर प्राइम मिनिस्टर इज आस्किंग फॉर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, but on the every moment you people come on the road, and basically the youth, the university like JNU, Jamia, MU, even Jadavpur. So what kind of youth we are basically looking for? जी सर, जहाँ तक अरब स्प्रिंग की बात है तो उससे अनरेस्ट इसलिए भी फैला, टूनिस से शुरू हुई थी, इसलिए अनरेस्ट फैला वहाँ से, और इसलिए वायलेंस ज़्यादा हुए, क्योंकि सर अधिकतर देशों में वहाँ पर राजशाही थी, उनकी आवाज़ को बहुत ही वायलेंटली दबाया गया। हमारे यहाँ पे सर डेमोक्रेसी है, इसलिए हमारे यहाँ पे वो सिचुएशन तो नहीं है जो अरब स्प्रिंग से वहाँ पर हुई थी, क्योंकि यहाँ पे सुनने वाले काफ़ी लोग हैं। सेकंड सर, जहाँ तक बात यूथ की है, तो मैंने अभी जैसे बोला कि श्री प्रणब मुखर्जी ने बोला है कि इससे हमारा देश और ज़्यादा मजबूत होगा, लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि युवा जो आने वाले समय में अपने राइट्स को आसानी से कुचलने नहीं देने के। तो
ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि कुछ अगर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, जैसे सर का क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के मामले में अनरेस्ट हुआ और एक तरह से उन्होंने हाईजैक कर लिया पूरा उस एरिया को, और वो मुद्दा ऐसा नहीं था जिसको लेकर हम इस लेवल पर जाएं। एक फीस का मुद्दा था, वहीं रहना चाहिए था, यूनिवर्सिटी का मुद्दा था, कैंपस में रहना चाहिए था। इट कैन हैंडल बाय वीसी एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पर उसने पूरे उसको मुद्दा बना लिया और उसके बाद कई मुद्दे उसमें जुड़ते चले गए। तो इट इज मोर पॉलिटिक्स और दिस इज द स्टूडेंट डिमांड एक्चुअली। निश्चित रूप से सर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होने बड़े जरूरी हैं, जहाँ तक कानून व्यवस्था बनी रहे, सार्वजनिक सुरक्षा बनी रहे। चलिए फिरोज, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को लेकर भी कई बार चर्चाएं होती हैं और बहुत सारे प्रावधान है। क्या आप बता सकते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा हम यूनिवर्सिटी को कब देते हैं? सर एग्जैक्ट पता नहीं है मुझे। एएमयू या जामिया मिलिया का नाम सुना है आपने? हाँ, सुना है। आपने कहाँ से किया? आप तो ड्यूरिंग पुलिस कांस्टेबल सर मैंने BA और करस्पॉन्डेंसी MA किया, किया। 12th क्लास के बाद ही सर मैं दिल्ली पुलिस में लग गया था, उसके बाद मैंने करस्पॉन्डेंसी कराई सर। वेरी गुड। कहाँ से किया था आपने? सर चौधरी चंद की यूनिवर्सिटी से करा मैंने। CCS मेरठ। जी। अच्छा, आप वेस्ट यूपी से भी हैं जी। द लैंड ऑफ फार्मर्स, द लैंड ऑफ यू कैन से वेरी फाइटर पीजेंट्स, जी। द लॉट ऑफ मूवमेंट्स राइज फ्रॉम देयर। अच्छा, अभी जो हापुड़ से हैं बेसिकली आप, जी। आपकी सरकार उत्तर प्रदेश ने एक शुरू किया था प्रोग्राम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, जी हापुड़ से क्या लिया था? सर टेक्सटाइल को लिया है हापुड़ से। अच्छा, हापुड़ की क्या जो सोशल और कल्चरल स्टेटा है उसके बारे में हमें कुछ बताइए। व्हाट इज यूनिक इफ यू वांट टू से समथिंग। जी सर, जहाँ तक सोशल की बात है तो वहाँ पर सर 68% हिंदू और लगभग 22% मुस्लिम लोग रहते हैं, बाकी अदर रिलीजन के लोग रहते हैं। कल्चर के लिए सर जहाँ तक बात है कि ब्रजघाट और गढ़ मुक्तेश्वर सर हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, जहाँ पे बहुत बड़े स्नान आयोजित करे जाते हैं। स्पेशली जो जब आदमी की डेथ हो जाती है तो अंतिम संस्कार भी राजघाट या ब्रजघाट वगैरह में आयोजित करे जाते हैं सर। और सर ये अच्छा, अगर एक हापुड़ की बात हम अगर पूरे स्टेट में देखें, अपने यूपी में, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो एक बहुत प्रोस्पेक्टिव या प्रॉमिसिंग डिस्ट्रिक्ट नहीं दिखता है डेवलपमेंट को लेकर। आपके पास कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा रोड मैप है? जस्ट सपोज आपको CM साहब ने अपना एक सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी बुलाया और बोला कि अगले 5 साल में हमें हापुड़ को आगे ले जाना है, ड्राई रोड मैप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हापुड़ विद इन 5 ईयर यू सी द डेवलप्ड हापुड़। सर सबसे पहले मैं इस रोड मैप में सर MSME सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश करूंगा। कारण ये है कि सर वहाँ पे खादी उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग काफ़ी बड़ी मात्रा में है, पावरलूम, हैंडलूम के काफ़ी उद्योग हैं वहाँ पर। और सेकंड सर एजुकेशन में आगे निकलने की काफ़ी संभावनाएं हैं। एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है हापुड़ का वो कंपैरेटिवली कम है, 68.5 के आसपास है। तो एजुकेशन पे काम करूंगा सर स्टूडेंट्स की कि वो आगे निकलें। थर्ड सर कुछ इनिशिएटिव दूंगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ताकि इंडस्ट्री वहाँ पर आए अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो अच्छा, एक और आपके यहाँ डिमांड है, पॉपुलर डिमांड, कि यूपी को बांट दिया जाए, और खासकर वेस्टर्न यूपी में ये मांग उठती रहती है और कहा जाता है कि कई बार फार्मूले भी आए 4 भाग में या 3 भाग में। डू यू सपोर्ट दिस पार्टीशन ऑफ उत्तर प्रदेश? सर अगर डेवलपमेंट होता है इससे तो निश्चित रूप से मैं सपोर्ट करूंगा। और ऐसा देखने में भी आया है सर कि जो छोटे स्टेट होते हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय या डेवलपमेंट का स्तर काफ़ी अच्छा होता है, चाहे सिक्किम को लें, गोवा का लो, स्पेशली जो उत्तराखंड हमसे अलग हुआ है सर वो भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है सर यूपी में कि काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम आ रही है। अगर छोटा डिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो प्रशासन थोड़ा नज़दीक हो जाएगा लोगों के। ओके, इसलिए सर योर CM बेसिकली, योर चीफ मिनिस्टर इज बेसिकली ए रिलीजियस पर्सन। आप देखिए, पहले वो एक मठ के अध्यक्ष थे और उनको CM का चुनना, ये लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा सेकुलर फैब्रिक है या जो हमारा राइट है उसको ये अबे करता है? जी बिल्कुल ओबे करता है। कैसे? आर्टिकल 25-26 में सर प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है, और कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा है कि धार्मिक व्यक्ति किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। और जब से क्या वो MP भी थे पहले, CM भी हैं हमारे वो, तो सर ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए काम कर रहे हैं। माइनॉरिटीज माय लास्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 एबल्स फॉर इंडिया: corruption, communalism and terrorism. Which one you find most dangerous if you want to choose one only? सर कम्युनलिज्म में ज़्यादा है सर। Okay, Feroz.
in case you are selected as an IPS officer and your first posting is in Hapur, so what are the priorities that you will set for 3 months? First 3 months of your assignment, first posting after training. सर अगर मुझे हापुड़ मिलता है तो सबसे पहली बात तो मैं कुछ समय तो इसी चीज़ में लगाऊंगा मीटिंग वगैरह लेने में कि क्या प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली पुलिस के सामने यहाँ पर, क्राइम का रेट क्या है, ये तो मैं 1-2 दिन में ही पता कर लूँगा सर। और मैं कोशिश करूँगा कि सर कानून व्यवस्था इतनी बेहतर हो हमारे पूरे यूपी में कि सबसे बेहतर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रेट में नीचे आ जाए। मेरी सर कुछ ये प्रायोरिटी है। Only one target for 3 months? सर Want कानून to व्यवस्था explore further? Would you like to try one more time? सॉरी सर इस समय नहीं सोच Okay, thank you very One much. question more, sir. Yes. On his hobby. You love to see short movie, Hindi short movies. जी। Why? सर एक तो पहले स्पेशली जरा 3-4 नाम बताइए, क्योंकि शॉर्ट मूवी का प्रचलन हिंदुस्तान में बहुत कम है, इधर भी तेजी से उभरा है। एक तो सर माइग्रेशन मूवी है एड्स को लेकर, एक माँ मूवी है बच्चों की और माँ की इमोशनल बॉन्ड को लेकर, एक सर अनुकूल मूवी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को लेकर। यस यस। तो ये आपने, चूंकि ये थोड़ा सा, अगर हम एक आम, चूंकि आप जिस बेल्ट से हैं, जो आपकी जॉब है, और उनमें हम बॉलीवुड मूवीज तो देखते हैं, लेकिन इस शॉर्ट मूवी आपकी हॉबी कैसे पड़ी? सर ये इसलिए बनी स्पेशली कि जॉब में होने की वजह से समय कम मिलता है, फिर मुझे पढ़ना भी होता है, तो 3 घंटे की मूवी मैं बहुत अच्छी तरीके से नहीं देख सकता, इसलिए क्या है 10 मिनट की या 12 मिनट की 15 मिनट की मूवी इजीली मेरे लिए कंफर्टेबल होती है। शुरू में जैसे देखना शुरू करा तो वही मैसेज मुझे मिलते चले गए जो 3 घंटे की मूवी में मिलते थे। कल एक शॉर्ट मूवी ने ऑस्कर में हिस्टोरिक अचीवमेंट हासिल की है, उसके बारे में जानते हैं? सॉरी सर इस समय आपने नहीं पढ़ा उसको? अभी सर नहीं पढ़ा है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you very much. बड़ी Have a good day. थैंक यू।